नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नमन रिचारिया। आदरणीय लोगों, सम्मानीय लोगों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवेंद्र रिचारिया केमिस्ट्री पर। सो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका नमन रिचारिया आपके लिए लेके आ गया है एक फिर से बहुत ही अच्छी वीडियो और आप लोगों के लिए उपयोगशाली वीडियो, यानी कि जिसका नाम क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्लों का उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स। जैसे कि मैं आपसे बोला था कल कि हमारा अगला लेक्चर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स यानी कि अम्लों के उदासीनीकरण पर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। तो यदि इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन से इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक यानी कि एसिड एंड बेस आपस में अभिक्रिया करके यानी कि म्यूचुअली रिएक्शन करके, आपस में यहाँ लिख सकते हैं इसके पहले, आपस में अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन करके लवण यानी कि साल्ट्स जो होते हैं, लवण एवं जल यानी कि H2O वाटर, दोनों चीजों का क्या निर्माण करते हैं यानी कि इनको बनाते हैं। जब एसिड एंड बेस आपस में म्यूचुअली रिएक्शन करते हैं तो साल्ट्स एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे अभी क्या बोला कि जो एसिड्स एंड बेस है वो आपस में रिएक्शन करके क्या करते हैं, ये करते हैं। अच्छा, और लिखना ही क्या था, हमें यही लिखना था कि अम्ल यानी कि अम्ल प्लस क्षारक, लिखना ही हमें ये था कि अम्ल प्लस क्षारक। हमने रिएक्शन फॉर्म में इसको लिख दिया। क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लवण यानी कि सॉल्ट्स प्लस H2O यानी कि जल यानी कि वाटर। अब आप लोगों को एक चीज नोटिस करनी है, जो अम्ल यानी कि एसिड्स है, इसका pH जो होता है वो लेस देन 7 होता है यानी कि 7 से कम होता है। और जो क्षारक का pH होता है यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है, इसका pH मान, pH स्केल वो कितना होता है, वो होता है pH से ज्यादा होता है। यानी कि अच्छा, pH 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा, मोर देन 7 होता है, और 14 से कम होता है, 7 और 14 के बीच में होता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करके लवण एवं H2 बनाते हैं। और जो लवण होता है ये लगभग यानी कि अप्रोक्सीमेटली 7 होता है, यानी लगभग 7 के इक्वल होता है। और जो ये लवण बन रहा है, जो ये साल्ट्स का निर्माण कर रहा है, लवण अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके, तो ये जो होता है लवण, ये उदासीनी होता है। उदासीनी का मतलब ही होता है न्यूट्रल। उदासीनी का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, यानी कि उदासीनी कि जिसकी pH इसके ना तो 7 से ज्यादा होगी ना 7 से कम होगी, जैसे कि पानी। और ये उदासीन होता है यानी कि इसकी pH स्केल pH 7 के करीब होती है। ठीक है, अच्छा, जो लवण ये बीच में है, अम्ल इधर है और क्षारक इधर है, दोनों की जब रिएक्शन कराते हैं तो दोनों बीच में आ जाते हैं। समझ में आई ना आपको? एक स्केल है, मान लो pH स्केल, यहाँ पे अम्ल, यहाँ पे क्षारक है, बीच में उदासीन है यानी कि ना अम्ल है ना क्षारक है। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं दोनों बीच में आ जाते हैं, यानी कि दोनों क्या बना लेते हैं, लवण, उदासीनी लवण बनाते हैं। मतलब कि उदासीनी के लगभग, ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। हाँ, ये एक दूसरे के प्रभाव को भी खत्म कर देते हैं जब ये बीच में, यानी कि इस साइड एसिड होगा और इस साइड बेस होगा और बीच में क्या होगा, उदासीनी यानी कि न्यूट्रल होगा। तो फिर ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, अम्ल एवं क्षारक यानी कि बेस एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं फ्रेंड्स, यानी कि इफेक्ट्स को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। किसको? प्रभाव को पूरी तरह से टोटली खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो एसिड्स और बेस होता है, और यही जो ये रिएक्शन है इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उदासीन है। जो इसने रिएक्शन करने के बाद हमको रिजल्ट दिया वो क्या है, वो उदासीन है, यानी कि वो न्यूट्रल है। वो क्या है फ्रेंड्स? न्यूट्रल। वो ना तो अम्लीय है नेचर में, ना तो वो अम्लीय है ना क्षारकीय है,
ना तो एसिड है ना बेस है, वो उदासीन है, न्यूट्रल है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ये नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अच्छा, हम इसको प्रैक्टिकल वेरीफाई करें क्या, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, तो अब अगली वीडियो में व्यवस्था बना के इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे। तो अब हम एक चीज़ आपको और दिखाते हैं। अगली चीज़ जो हमें देखनी है वो क्या होता है, वो मान लो हमें उदाहरण देखना है, एग्जाम्पल देखना है हमें। क्या देखना है इसका, एग्जाम्पल। तो मान लो हमने HCl यानी कि एसिड लिया और ये NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। ये हमारे पास एक्वस है और जो HCl है ये भी एक्वस है, ठीक है, ये भी एक्वस है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, जब ये रिएक्शन करेंगे आपस में तो ये तो पक्का है कि ये, क्योंकि यहाँ पे 2 OH हैं, H2 है यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2 हैं, तो ये तो पक्का है, ये तो निश्चित है कि ये वाटर जरूर बनाएंगे यानी कि जल बनाएंगे। प्लस यहाँ पर अब आपको समझना है कि ये और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे NaCl। ये अच्छा खासा फेमस उदाहरण है। अच्छा, ये ठोस बनेगा क्या, पाउडर बन जाएगा, नहीं बनेगा। NaCl आपको एक्वस ही मिलेगा, हाँ एक्वस स्टेट में ही मिलेगा, और वाटर तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल था, अपन और 1-2 एग्जाम्पल्स बनाते हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं, मान लो मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का, और मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, और साथ ही में मैंने क्या लिया, मान लो NaOH का क्षारक यानी कि बेस लिया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने इसको चेंज कर दिया, पहले मैं HCl ले रहे थे लेकिन फिर मैंने इसको चेंज कर दिया। अब क्या लिया, और ये भी अम्ल है, H2SO4 क्या है, वो एक एसिड है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर आया था और यहाँ से OH बाहर आया था, तो पानी तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसको कोई नहीं रोक सकता जब ये रिएक्शन करेंगे। अब क्या बनेगा, इस पे ध्यान देना है। यहाँ बचा ये सोडियम और यहाँ बचा ये सल्फेट, तो क्या बनाएगा, Na2SO4। तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, और ये क्या बनता है, एक्वस बनता है यानी कि पानी में बनता है, एक्वस सॉल्यूशन बनता है। और सोडियम 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे Na2 लगाएंगे, और ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 4 रहे और यहाँ पे ये 2 OH है, तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। क्यों, बैलेंस करने के लिए अभिक्रिया को, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यानी कि ये पूरी तरह से बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या है, अपने सर पीट सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो कहेंगे Na2, यहाँ पे ये 2 कैसे आया और ये फॉर्मूला कैसे बना Na2SO4। तो हम देखते हैं, और खैर वो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, क्लास 9th में वो कंसेप्ट हमने सीखा है कि रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो मैं उसको तैयार करता हूँ बोर्ड को क्लीन करके। सो तैयार है आप लोगों को बताने के लिए वो 9th क्लास का टॉपिक यानी कि सूत्र बनाना, कि हम किसी भी एलिमेंट्स के साथ या किसी भी एसिड और बेस के केमिकल फार्मूले को कैसे बनाते हैं। तो ये 9th क्लास का टॉपिक है, एक कंसेप्ट 9th क्लास का टॉपिक सूत्र बनाना यानी कि केमिकल फार्मूले को बनाना, ठीक है। केमिकल फार्मूले को हम कैसे बनाते हैं, 9th क्लास का टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं यानी कि रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि मान लो सोडियम है, इसकी टेंडेंसी होती है, इसकी आदत क्या होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और ये Na+ बनाता है। कैसे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है, 2,8,1, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता क्या रहती है कि इसको अपना ऑक्टेट यानी कि अष्टक कंप्लीट करना है, ताकि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि बाहरी कक्षक में कितने हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। तो ये Na+ बनाता है। कैसे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को हम हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होता है कि इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आपने देखा कि इसको अभी किसी भी एलिमेंट्स को, हाँ किसी भी तत्व को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत रहती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत रहती है। तो उस 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए ही वो किसी भी दूसरे एलिमेंट से या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन देता है और या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो इसके आउटर मोस्ट में भी 1 है, जबकि रहना कितनी चाहिए,
8। तो इसको अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? इसको अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किससे मांगेगा? और 7 इलेक्ट्रॉन्स को ही देखा दें तो ये चाहता है कि अपना भाई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अभी किसी दूसरे एलिमेंट्स को जिसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो अपना अष्टक कंप्लीट यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो दे देगा। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है? तो वो हम आगे चल के देखते हैं। तो मैंने आपको ये बताया है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेना तो असंभव है, लेकिन अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना संभव है। और यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो जिस दूसरे एलिमेंट्स को जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उसका भी और अष्टक कंप्लीट हो जाएगा यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन और दे देगा अपना सोडियम, तो उसके पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो कि वो स्टेबल हो जाएगा। और ये भी स्टेबल हो जाएगा, सोडियम भी। क्यों? क्योंकि फिर इसके बाद Na+ बनने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं बल्कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि फिर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये दे देगा और फिर कितने आउटर मोस्ट में बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और अष्टक कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें 1 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब हमें ये सोचना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। ठीक है, तो ये Na+ बनाता है, माने 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब जो देगा वो जो धनी होगा वही तो देगा, जो देगा उस पर प्लस का चार्ज रह जाएगा। अच्छा, एक चीज और, लेना इलेक्ट्रॉन्स का लेना या ऑक्टेट कंप्लीट के लिए शेयरिंग लेना, शेयरिंग, डोनेटिंग और गेनिंग, तीनों चीज़ें सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही होती हैं। तीनों चीज़ें, या किसी भी एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और 3 बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन इस लफड़े में प्रोटॉन नहीं फंसते, यानी कि प्रोटॉन जितने हैं उतने ही रहेंगे। प्रोटॉन से लेन देन यानी कि डोनेटिंग, गेनिंग और शेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है सोडियम में, तो 11 - 10 1 बचा, 11 - 10 1 बचा, तो प्रोटॉन हमारे पास 1 ज़्यादा है, तो इसको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अच्छा, जो Cl है, Cl की आदत ही होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 होता है। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। कितना? 17 होता है। तो इसका बाहरी अष्टक यानी कि आउटर मोस्ट बाहरी कक्षक यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसके? क्लोरीन के। अब क्या है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। किसको जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन्स की? क्लोरीन को, जो कि और सोडियम को भी जरूरत है। वो चाहता है कि मेरा भी भाई कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि मैं भी स्टेबल हो जाऊं और जिसको जो लेगा वो भी स्टेबल हो जाए। ठीक है, इसको अपने कितने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो ये इसी से लेता है, सोडियम से ही लेता है, बड़ी खुशी खुशी लेता है। और क्या बनाता है? Cl - N बनाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है 2,8,8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका ये Cl- जो बनाता है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 होता है। ठीक है, तो अब क्या, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? दोस्ती होती है, और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। भाई एक को गाना गाना आता है और एक को डांस करना आता है। ठीक है, तो दोनों खुश हो जाएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, यदि आपको ये बात मेरी घटिया लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो अब इनकी दोस्ती पक्की हो गई, 1 प्लस है 1 माइनस है। तो अब हमें क्या करना है? अट्रैक्शन हो गया, आकर्षण हो गया, तो आयन क्या बन गया? NaCl। तो हमें मोटा मोटा मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें चार्ज को यानी कि आवेश को संतुलित करना पड़ता है, यानी कि चार्ज को बैलेंस करना पड़ता है। तो NaCl इसने बना लिया। अच्छा, अब हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या है? वो है मैग्नीशियम। दूसरा क्या है? मैग्नीशियम। तो मैं देख लूँ एक बार आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं? हाँ, तो आपको बहुत अच्छे से अभी दिख रहा है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? मैग्नीशियम। वो क्या है हमारा? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम पे मैग्नीशियम की जो संयोजकता यानी कि जो वैलेंसी होती है किसकी? मैग्नीशियम की, वो कितनी होती है? वो होती है +2। ठीक है, और जो क्लोरीन होती है उसके बैलेंसी कितनी होती है? -1। इसकी बैलेंसी कितनी होती है? -1। ठीक है, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन की इस संयोजकता को देखने के बाद हम क्या देखेंगे कि
2 और 1, इसको कितना इलेक्ट्रॉन देना है 2 और इसको कितना 1। तो हम इसका सूत्र कैसे बनाते हैं, हम इसको सूत्र कैसे बनाते हैं, अब हमें सूत्र बनाने पर ध्यान देना है कि क्लोरीन की -1 और मैग्नीशियम की +2 होती है। तो हम इसका क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड, जो कि मैग्नीशियम की एक 1 वैलेंसी चली जाएगी कहाँ, क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन की जो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के साथ 2 चली जाएगी और क्लोरीन की -1 की वैलेंसी किसके, मैग्नीशियम के साथ चली जाएगी। और ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र, जो कि Mg, जो कि हमें 1 लेना था। और क्लोरीन को कितने चाहिए 2, तो MgCl2 और क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ, क्या बन गया फ्रेंड्स, मैग्नीशियम क्लोराइड्स। क्योंकि हमने यहाँ पे 2 क्यों लिखा, ताकि ये बैलेंस हो जाए और एक अच्छी रिएक्शन बना सके। अब दूसरा एग्जाम्पल, हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है, 3+ की, इसकी आदत ही होती है 3 इलेक्ट्रॉन दान करने की। एल्यूमिनियम इज अ मेटल। हाँ, जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, वो एक मेटल है। तो मान्यवर आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए पॉज करके मैं फिर से बनाता हूँ। तो नीचे दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने पॉज करके उसको साफ करके, और फिर हमने आपको ये बताया कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है, एल्यूमिनियम। तो मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम जो है वो एक धातु है। एल्यूमिनियम क्या है बच्चों, एक धातु है। एल्यूमिनियम इज ए मेटल। तो एल्यूमिनियम की आदत होती है कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दान करता है। तो इसकी बैलेंस यानी कि जो संयोजकता होती है वो +3 होती है। और मान लिया हमने इस बार इस एग्जाम्पल में कि इसके टक्कर करने के लिए अब चूंकि सूत्र बनाना है, तो एल्यूमिनियम अकेला तो है नहीं, एक नेगेटिव आयन भी चाहिए। तो मान लो हमारे पास सामने आ गया ब्रोमीन, हमारे सामने क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया हमारे साथ में। और ब्रोमीन जो होता है उसकी बैलेंस होती है -1, मतलब कि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो अब हमने क्रिस क्रॉस मेथड किया, ये 1 -1 चला जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, और ब्रोमीन के साथ क्या आ जाएगा, ये 3। तो अब और क्या बना लेगा, ये बना लेगा AlB, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, यानी कि AlBr3। तो मैंने तो इसको ये माना है कि ब्रोमीन के साथ इसने रिएक्शन की, मतलब कि इसकी 1 इलेक्ट्रॉन्स की लेने की रहती है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने होते हैं। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले लेता है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या है, AlBr3, यानी कि एल्यूमिनियम ब्रोमाइड्स। तो ये आप सभी को क्लियर है, बोलिए, ये आप सभी को क्लियर है, मतलब कि ये कंठस्थ है। अब इसके बाद हमारे पास और भी आयन यानी कि और भी आवेश चार्ज होते हैं। तो अब हमारे पास और भी आयन होते हैं जिसको हम देखते हैं। तो जैसे एक है सल्फेट आयन SO4, जिसकी -2 वैलेंसी होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन। ठीक है। तो जो हमारे पास N है, मान लो इसकी क्या टेंडेंसी रहती है, +1 का चार्ज रहता है, यानी कि इसकी 1 इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रहती है। ठीक है। अच्छा, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसपे माइनस का चार्ज है, तो उसकी माइनस की जितनी बैलेंसी है समझो उसको उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस पे 1+ का चार्ज, यानी कि अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे एलिमेंट्स को जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको देना चाहता है। तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम सल्फेट। तो Na2 क्रिस क्रॉस मेथड हो जाएगा, 2 इसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ हो रही है इसके साथ, तो Na2SO4। तो एक SO4 के जोड़े को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक SO4 के जोड़े को कितने, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि सोडियम बोल के रखा है कि भाई मैं तुमको 1 ही इलेक्ट्रॉन दूंगा, लो ना हो तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 2 सोडियम आ गए, क्योंकि 1 सोडियम इधर आ गया, 1 सोडियम इधर आ गया। तो ये कहता है 1 मैं तुमको देता हूँ, और ये कहता है 2 मैं तुमको देता हूँ, काम हो गया। ठीक है। तो सोडियम ने क्या किया, सल्फेट को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और सल्फेट ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको, सोडियम को दिए। ठीक है। तो भाई काम हो गया, सूत्र बन गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो यही सारा जो है हमने उस वीडियो में आपको सिखाया है कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। और यदि आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी भी याद है तो फिर इस चैप्टर में मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं जानी चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं जानी चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया कल जो मैंने वीडियो शेयर किया था फेसबुक पर कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिए, और इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। ये थर्ड एग्जाम्पल था, फोर्थ एग्जाम्पल था, ये हमारा थर्ड नहीं फोर्थ एग्जाम्पल था। और अब हम देखते हैं
फिफ्थ एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा है या नहीं? आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है। तो मान लो एक हमारे पास सोडियम है, ठीक है, और इसकी बैलेंसी कितनी होती है ये आप जानती है, इसकी बैलेंसी होती है +1। मान लो एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा एक एग्जाम्पल क्या है कि मान लो ये एक सोडियम है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना होता है, और NO3 है, इसकी संयोजकता यानी कि बैलेंसी -1 होती है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना होता है। तो क्या इस तरीके से बॉन्ड बनता है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को मुझसे ये शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि अब ये कैसे बना बॉन्ड, क्योंकि मैंने उस पर वीडियो बनाई, उस वीडियो में भी आपको इतना बता दिया है, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन्स देना होता है अपना किसी भी दूसरे एलिमेंट्स को जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसको एक इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ता है, लेने की जरूरत होती है। तो दोनों ने बढ़िया बॉन्ड बना लिया, और क्या बना लिया, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। हमने इसको क्या बोलेंगे, सोडियम नाइट्रेट। और एक और अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, वो एग्जाम्पल क्या है कि मान लो जो एक नाइट्रोजन है, इसकी जो संयोजकता यानी कि जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है, और हाइड्रोजन जो है उसकी उसकी -1 होती है, यानी कि उसको एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। मान लो हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं ऐसा, तो एंड इसके क्रिस क्रॉस मेथड से ये अपनी 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। और क्षमा करें फ्रेंड्स, मुझसे ये गलती हो गई, ये मिस्टेक हो गई, इस टर्मिनोलॉजी में मैंने गलत बोल दिया है कि हाइड्रोजन को ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन देगा। भाई हाइड्रोजन तो स्टेबल है, वो तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर भी 2, तो वो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में ही स्टेबल हो जाएगा। तो सॉरी फॉर माई दिस मिस्टेक। तो ये अपने क्रिस क्रॉस मेथड के जरिए ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, जिसका नाम है NH3। ये 3 इसके साथ चला जाएगा, और ये 1 नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, और क्या बनाएगा, अमोनिया, जिसका नाम है अमोनिया। NH3 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनिया, ठीक है। तो अब हम करते हैं बोर्ड को क्लीन और बढ़ते हैं आगे बोर्ड को क्लीन करके। सो हम जहां थे वहीं वापस लौट कर आ गए, यानी कि हम सल्फ्यूरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन जब इन दोनों की म्यूचुअली रिएक्शन करवाई, यानी कि इन दोनों की अभिक्रिया करवाई, तो इन्होंने हमें क्या दिया, रिजल्ट क्या निकल के आया सामने, Na2SO4 प्लस HCl H2O, क्षमा करें H2O लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि सोडियम सल्फेट एंड H2O, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल थे, और हम 3 एग्जाम्पल देख चुके थे। तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास एक है HBr, ये भी एक एसिड होता है, ये भी एक अम्ल यानी कि एसिड होता है, और इसके सामने मान लो हम वापस से डाल दें क्या, अच्छा चलो इस बार हम KOH डाल दें, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, और ये भी इक्वस सॉल्यूशन है। ये क्या है, इक्वस सॉल्यूशन है। तो आप ये बात तो नोटिस करेंगे कि H2 बनेगा निश्चित, ये 2 H बना के, ठीक है, लिक्विड बना लेंगे, ये तो बात तो पक्की है कि वाटर बनाएंगे प्लस, और ये जल्दी बनेगा, है ना। और फिर इसके बाद जो ये बनाएंगे कौन, हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन, जो ये Br और ये K है, ये क्या बना लेंगे, KBr, यानी कि KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये भी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि पानी में मिल जाएगा। एक्वस का मतलब ये पानी में घुल जाए, वाटर में डिसॉल्व हो जाए, यानी कि मिल जाए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड पानी में घुल जाएगा। और मान लो हमने 5th एग्जाम्पल लिया, लेट्स से कौन सा, सोचो, H2SO4, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड, हमने अगेन ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड प्लस MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, सल्फेट और Mg हो जाएगा, और हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो ये तो बना देंगे क्या, वाटर, ये वाटर बना देंगे, ये बात पक्की है, ठीक है। और ये क्या बना देंगे, MgSO4, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट्स, और ये कैसा होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, मैग्नीशियम सल्फेट्स। अच्छा आप सोच रहे होगे यहाँ 2 क्यों नहीं लगाया, तो मान्यवर यहाँ मैग्नीशियम की भी -2 की बैलेंसी होती है, और सोडियम की भी मान्यवर -2 होती है, जो कि संतुलित अभिक्रिया है, और हमें किसी के भी आगे पीछे 2 या 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, क्योंकि बैलेंस ही सेम है, जब बैलेंस ही सेम होते हैं तो फिर हम ये लफड़ा नहीं करते कि यहाँ 1 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। अब बैलेंसिंग आप लोग कर लेंगे, बैलेंसिंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन
मैग्नीशियम सल्फेट्स, ठीक है। तो मैंने इतना बता दिया। और ये कैसा होगा, ये भी एक एक्वस यानी कि पानी में, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और 4 ये रहे मैग्नीशियम सल्फेट्स, ठीक है। तो ये पहले से ही एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो ऐसी कितनी सारी हमारे पास में रिएक्शन हो सकती हैं। अब प्रैक्टिकली हम इसको कैसे वेरीफाई करें, तो प्रैक्टिकली वेरीफाई करने के लिए फ्रेंड्स, अब मुझे शायद प्रैक्टिकली वेरीफाई करने के लिए वीडियो को पॉज करना होगा, क्योंकि अब मुझे प्रैक्टिकली वेरीफाई नहीं करेंगे और हम इस टॉपिक को छोड़ते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली वेरीफाई किस तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर मान लो मैं कुछ ऐसा इंतजाम करूँगा भाई, उसके लिए तो क्या एसिड चाहिए, साल्ट्स भी कुछ चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट करने में अभी मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ, तो वीडियो को करता हूँ पॉज, और इसको छोड़ने के बाद मैं देखता हूँ बुक की अगली हेडिंग, और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, और जो कि प्रैक्टिकली वेरीफाई करने की उस टॉपिक को छोड़ के। तो हमारी एनसीईआरटी की बुक में प्रैक्टिकल वेरीफाई के उस टॉपिक को छोड़ने के बाद, क्योंकि मेरे बस का एक्सपेरिमेंट नहीं है और मुझे एसिड्स को टच करने में बहुत डर लगता है, क्योंकि वो बहुत H2 HCl में भी HCl सबसे वीक एसिड है, या इथेनोइक एसिड्स, लेकिन फिर भी मुझे इनको छूने में डर लगता है। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जिस पॉइंट्स पर फोकस किया, वो पॉइंट्स जब मुझे पता चला है कि सभी जितने भी एसिड्स हैं, इन ऑल एसिड्स, हाँ सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। ये बात तो निश्चित है कि जितने भी एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन होगा, लेकिन सभी यौगिक, हाँ जितने भी कंपाउंड्स हैं, जरूरी नहीं है कि सारे अम्ल ही हों, हाँ सारे एसिड्स ही हों, ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है मान्यवर कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, ये तो तय है। लेकिन सभी यौगिक यानी कि ऑल कंपाउंड्स एसिड यानी कि अम्ल नहीं हो सकते। तो हमने लिए कुछ अम्लों के यानी कि एसिड्स के एग्जाम्पल। मान्यवर जब हमने इसके एग्जाम्पल लिए, तो जैसा कि पहला एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, HNO3, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रोआयोनिक एसिड, इथेनोइक एसिड, जैसा अभी अभी मैंने नाम लिया है इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फाइड्स H2SO4, HNO3 शायद नाइट्रिक एसिड्स, मैं यही तो मैं ध्यान भूल गया, नाइट्रिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रोआयोनिक एसिड एंड CH3COH एसिटिक एसिड्स। कान दर्द देने लगे। मान्यवर इसका उपयोग ये नहीं है कि मैं चीटिंग करता हूँ, क्योंकि एक बार मान्यवर ने कमेंट में कहा था कि आप इससे चीटिंग करते हैं, सुनते हैं नहीं। मान्यवर बनी बनाई वीडियो पे मेरी 3 बार पानी फिर चुका है, यानी कि बनी बनाई वीडियो मर जाती थी यदि ये ब्लूटूथ से ये कनेक्ट नहीं होता था, क्योंकि किसी का मान लो वीडियो बना रहे और उसी टाइम किसी का फ़ोन आ गया, तो फ़ोन आया तो बनी बनाई वीडियो मान लो मुझे आगे भी चलानी पड़ती थी, लेकिन वो वीडियो बंद हो जाती थी, और इसीलिए मैं क्या करता था कि उस वीडियो को दोबारा बनाना पड़ता था। अब क्या होता है, अब बंद नहीं होता है, अब अटेम्प्ट करना है या इग्नोर करना है वो मेरे हाथ में है, लेकिन वीडियो बंद नहीं होती है ब्लूटूथ से करने के बाद। तो मानने पर स्टार्ट करें। तो मैंने आगे आपसे क्या बोला था, ये भी H प्लस देता है, 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 ये भी H प्लस और ये भी H प्लस देता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, अम्ल है, क्योंकि इसमें H जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे ये सारे एसिड हैं, तो इनके आगे इसमें सफिक्स H जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं वो एसिड है। अब हम ऐसे अन्य दूसरे कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो जिनमें H तो लगा है सफिक्स या प्रीफिक्स, लेकिन वो एसिड नहीं है। अन्य यौगिक यानी कि अदर कंपाउंड्स, अन्य यौगिक या अदर कंपाउंड्स। तो हमने दूसरे कंपाउंड्स कौन से देखे फ्रेंड्स, ये अन्य यौगिक यानी कि जिनमें H तो भले ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये असल में अम्ल नहीं है। तो सबसे पहला हम इसका जो अम्ल नहीं है, मैं इसमें ये जरूर जोड़ दूं, जो अम्ल नहीं है। कौन सा है पहला उदाहरण, तो हमने पहला उदाहरण लिया, मान लो देखो ध्यान से आप, CH3CH2OH, अल्कोहल पहचानते होंगे आप लोग बहुत अच्छे से, है ना। तो आप
क्या देख रहे हैं, ये H प्लस दे दे, ये क्या देता है, ये हाइड्रोजन रहा, ये हाइड्रोजन रहा, ये हाइड्रोजन रहा, लेकिन ये एसिड नहीं है। हमने क्या पढ़ा, हमने क्या कहा कि अम्ल वो होते हैं, पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के हमने पढ़ा था कि एसिड्स वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होकर H प्लस आयन देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये वाटर में डिजोल्व होकर H प्लस आयन नहीं देते। और मान लो हमारे पास कौन से हो गए, खूब सारे यौगिक हैं, CH4 ले लो यानी कि मीथेन ले लो, इसका नाम है मीथेन, और C6H12O6 जो ये ग्लूकोज है, ठीक है ना, गर्मी से या धूप से बढ़ाने के लिए मान लो हम बहुत सारे लोग हैं जो कि ग्लूकोज पीते हैं, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, लेकिन ये वाटर, यदि आप पानी में डालोगे इसको तो ये H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते, इसीलिए इसमें H तो है लेकिन हम इसको एसिड नहीं बोलेंगे, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना, और C6H6 ले लो, मैगजीन ले लो तो आप ले सकते हो, बेंजीन ले सकते हो, है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स भी है हमारे पास, इसमें हाइड्रोकार्बन्स भी इंक्लूड है जो कि वाटर में डिजोल्व होने के बाद H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते, भले ही उनमें हमें H दिखता है, भले ही सफिक्स हो या प्रीफिक्स हो, ये माइंड नहीं करता, लेकिन वो अम्ल यानी कि एसिड्स नहीं है, अन्य यौगिक है ये, मतलब ये अम्ल नहीं है, ठीक है। अब इसका भी प्रैक्टिकल, अब इसका भी बुक में प्रैक्टिकल है, लेकिन हमें उस प्रैक्टिकल को यानी कि उस प्रयोग को, हमें एक्सपेरिमेंट को नहीं करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर उस प्रैक्टिकल वेरीफाई यानी कि उस प्रयोग यानी कि उस एक्सपेरिमेंट को छोड़ के हमने फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आए, और फिर वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप इसको नोट कर लीजिए कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवेश का होना अति आवश्यक है, यानी कि द चार्ज इज द इम्पोर्टेंट फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट्स है वो फ्लो हो तो उसके लिए चार्ज इंपॉर्टेंट है। फिर वो चार्ज दो प्रकार के हो सकते हैं, ये बात मानिए, आवेश यानी कि चार्ज, फिर वो धनात्मक चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश, यानी कि हम इसको इंग्लिश में, अंग्रेजी की भाषा में पॉजिटिव डोज बोल सकते हैं, पॉजिटिव डोज नहीं, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज। और एक होता है हमारा दूसरा ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है फ्रेंड्स, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट्स के फ्लो के लिए चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर वो चार्ज पॉजिटिव यानी कि धनात्मक भी हो सकता है और वो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, जो ये ऋणात्मक आवेश है ना, तो हमने अभी क्या देखा कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, लेकिन मैं आपको असल में बताऊं जो ये ऋणात्मक आवेश है वो कुछ भी हो सकता है। ऋणात्मक आवेश असल में इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन ही है पूरी तरह से, जो ये इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो हो रही है ना वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही फैल रही है, इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। तो मान लो Cl माइनस भी एक आवेश है, ये भी एक चार्ज है। मान लो हमारे पास सोडियम प्लस है, मान लो H प्लस है, या प्रोटॉन बोल दो या H प्लस बोल दो, H प्लस का मतलब ही प्रोटॉन होता है, मैंने समझ लिया, तब समझा दिया था आपको लास्ट क्लास में। तो ये एक ही बात है, तो कुछ धनात्मक हो सकता है और कुछ ऋणात्मक हो सकता है। तो आवेश, तो यदि ऋणात्मक आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन से ही इस दुनिया में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो ये सब जो है विद्युत धारा का प्रवाह यानी कि द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स करा सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अब यदि वीडियो बंद हो जाए तो अब कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं हेडफोन को रखता हूँ एक साइड। और आप सभी को हमारी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला लेक्चर क्षमा करें मुझे, तो हमने इस वीडियो में देखा नोट, और हमने अम्लों के उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से इसकी शुरुआत की थी और हम यहाँ तक पहुँचे। और अब करीब हमारी वीडियो को 32 मिनट 48 सेकंड हो चुके हैं। कितने? 32 मिनट 48 सेकंड। और अब हम इस वीडियो में आप सबसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो में मिलेंगे। हमारा अगला लेक्चर pH स्केल पर होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और वो बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, और वो भी इसी तरह से 26-27 मिनट की वीडियो रहेगी। हो सकता है बहुत से वो 30 मिनट की रहेगी। जाते जाते एक पॉजिटिव डोज लेती जाइए। वो पॉजिटिव डोज क्या है कि स्लोली एंड स्टडी विंस दी रेस। विन नहीं आएगा क्योंकि दोनों अलग अलग वर्ड हैं। स्लोली एंड स्टडी विंस दी रेस।
यानी कि हर व्यक्ति आखिरकार एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है, यदि वो धीमी गति यानी कि स्लोली मोशन और कंटिन्यू यानी कि लगातार अपनी लक्ष्य की ओर चलता रहे। धन्यवाद।